नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की टारगेट किलिंग, बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला, हिंदुओं के साथ क्रूरता, निर्मम क्रूरता इसे कहेंगे। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक सामान्य घटना है, एक सामान्य आतंकी घटना है, या फिर यह पूरे पश्चिम एशिया में कट्टर जिहाद का नया गेम प्लान तैयार हो चुका है? क्योंकि लगभग 2 महीने पहले अफगानिस्तान में तालिबान नाम की आतंकी सरकार ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसके बाद कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। कश्मीर में ठंडे पड़ चुके आतंकी फिर से सक्रिय हो गए हैं। हिंदुओं और सिखों की आईडी देखी जाती है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये एक सत्य है। तो क्या कश्मीर में हिंदू और सिख होना अब गुनाह हो गया है? अगर ऐसा है तो फिर यह धर्म के नाम पर जिहाद का सबसे बड़ा जीता जागता लाइव सबूत है आज के युग में आप लोगों के लिए। और इस सोच को, इस कट्टर मानसिकता को जल्द से जल्द कुचलना ही होगा और इस सोच को कवर फायर देने वालों का इलाज भी करना होगा, क्योंकि 1990 का दशक ये देश कभी नहीं भूल सकता, जब कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को इसी कट्टर सोच ने चुन चुन कर मारा था, तड़पा तड़पा के मारा था, उन्हें घर से बेघर कर दिया था। तो आज देश के लिए जरूरी है कि अब इस बड़े मुद्दे पर सार्थक चर्चा की जाए और आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस भी, कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद। और आज मैं एक बड़ा खुलासा भी करूंगा जो बताएगा कि आखिरकार क्यों तालिबान बनने के बाद बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाते हैं, दुर्गा के पंडाल तोड़े जाते हैं, हिंदुओं को निर्मम तरीके से मारा जाता है, कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग होती है। यह सब कुछ पिछले 2 महीने में क्या पश्चिम एशिया में कट्टरपंथ के जिहाद की एक नई प्रस्तावना की तैयारी है। और आज उन लोगों को भी मेरा सवाल होगा जो इस सोच को, इस कट्टर सोच को कवर फायर देते हैं। ये अर्बन नक्सल है दोस्तों, ये अर्बन नक्सल इसलिए घातक है कि ये AK-47 नहीं उठाते, लेकिन ये हर वो काम करते हैं जिससे देश भी कमजोर हो जाए, समाज भी कमजोर हो जाए। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हावी रहे। आज इस कट्टर सोच के खिलाफ, इस जिहादी कट्टर सोच के खिलाफ जो पूरे एशिया में अपना फन निकाल रही है, आज आर पार होगा। तो ये बड़ा खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि तालिबान आने के बाद मैंने कई बार बोला था ये पूरे समाज के लिए खतरा है, लेकिन इस समय हिंदुस्तान के लिए ये क्यों और कैसे बड़ा खतरा बन गया है, आज आर पार में देखिए बहुत बड़ा खुलासा। कश्मीर में टारगेट किलिंग, यानी चुन चुन कर गैर मुसलमानों और प्रवासियों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला लगातार जारी है। कुलगाम में रविवार को बिहार के 2 और मजदूरों की आतंकियों ने हत्या कर दी। 32 साल के राजा ऋषिदेव और 34 साल के योगेंद्र ऋषिदेव को घर में घुसकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। करीब 15 दिनों के भीतर कश्मीर में 13 आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। 7 अक्टूबर को स्कूल प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर और स्कूल टीचर दीप चंद को आई कार्ड चेक करने के बाद मौत के घाट उतारा गया। लगभग 2 महीने हो गए कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुए। ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनके हौसले बुलंद हुए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, जिस तरह बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर हैं उनके ऊपर आक्रमण किया गया है, और उसके अलावा जो पूंछ में पिछले 9 दिन से मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, इन तीनों चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आतंकवादी घुसते हैं सीधे घर में, स्कूलों में, पब्लिक प्लेस पर और अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं।
सिखों को मारा जा रहा है, आज बिहार के मजदूरों को मारा गया है, तो ये कब रुकेगा? लेकिन हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के मुंह से ना तो आतंकियों के खिलाफ एक शब्द निकला, ना ही पाकिस्तान के खिलाफ। दोनों ने बस ट्विटर पर शोक जताने की खानापूर्ति कर दी। इस बीच कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सरदार पटेल को अपमानित करने और भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा दिया। अखबारों में आज छपा है कि जो 2 दिन पहले कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, तारिक हमीद कारा, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया। कि तारिक हमीद कारा ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए। ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कश्मीर में चिन्हित करके हिंदुओं और सिखों को मौत के घाट उतारने का ये सिलसिला कब थमेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब कट्टर इस्लामिक एजेंडे पर बड़े खुलासे का दिन है। मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। अफगानिस्तान में तालिबान राज से कट्टर सोच को एक बड़ा बल मिला है। आप ये देखिए कि ये जो कट्टर सोच है, ये जो कट्टरवादी सोच है, जो आतंकी विचारधारा है, जिसमें हमारा तो धर्म रहेगा, हम तो रहेंगे लेकिन दूसरा कोई नहीं रह सकता, उस सोच को बल मिल गया है। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग इसी एजेंडे का बड़ा हिस्सा है। ये सबसे ज्यादा स्पष्ट करके आ रही है बात। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग इसी एजेंडे का हिस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूरता इसी कट्टर एजेंडे का एक बड़ा पार्ट है। यानी कुल मिलाकर अक़लियतें जहां पर भी है और मिनॉरिटी में है हिंदू, वहां पर उनको परेशान करा जाए, परेशान नहीं करा जाए, उन पे क्रूरता दिखाई जाए, उनकी बहू बेटियों के साथ के पे क्रूरता दिखाई जाए, उनके धर्म पे क्रूरता दिखाई जाए, ये बांग्लादेश से प्रदर्शित होता है। कश्मीर में ठंडे पड़ चुके आतंकी इस एजेंडे के तहत सक्रिय हुए हैं। इसके अंदर ये ग्लोबल आप देखिए ग्लोबल नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई पहले कि कश्मीर की जो 370 की समस्या है वो जो है 370 जो है वो ग्लोबल समस्या है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। हमारे यहाँ के लोग भी उसमें लगे हुए थे। उसके बाद एक माहौल बनाया गया कि इस देश के अंदर डर का माहौल है। उसके बाद एक माहौल बनाया गया कि ये जो आतंकी हैं ये मजबूरी में आतंकी बन जाते हैं। कोई चाय वाले का बच्चा होता है, कोई मास्टर का बच्चा होता है, इस तरह की अनर्गल बातें की गई। और तो और जब तालिबान पर रिपोर्टिंग हो रही थी तो कहा गया कि अब लगता है मीडिया को सिर्फ तालिबान दिखाना है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा। देखिए परिप्रेक्ष्य में देखना होगा हर चीज को। मनीष तिवारी ने एक बात को आज कहा जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस तमाम चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। एक परिप्रेक्ष्य ये है और मैं उसकी बात करूंगा आगे, क्या एशिया में कट्टरवाद एक बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। मैं इसको परिप्रेक्ष्य इसलिए कह रहा हूं, परिप्रेक्ष्य में 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, तालिबान की एंट्री जो एक कट्टर सोच के साथ एंट्री करता है, और दूसरा कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसका बखान कर दो, यानी कुल मिलाकर एशिया में इस कट्टरवादी सोच के चलते कोई और सोच भी ना सके इसके बियॉन्ड। बांग्लादेश में स्थिति देखिए, कश्मीर में अब स्थिति देखिए, जो जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, सिर्फ हिंदुओं की नहीं, सिखों की भी टारगेट किलिंग वहां पे हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस चर्चा में उनका स्वागत है। प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ सुशील पंडित हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, अपनी बात को रखेंगे। मेरे साथ आज की इस चर्चा में इमरान नबी डार साहब जो रहे, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका स्वागत है। मेरे साथ सलमान निजामी है, अभय दुबे हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में तस्लीम रेवानी है एसडीपीआई के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सुशील पंडित, आज की चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। देखिए ये हमारे सामने है कि कट्टर इस्लामिक एजेंडा जो तालिबान से शुरू होता है और जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई कश्मीर में है, और उसी की परिपाटी हम देख रहे हैं।
बीते कुछ दिनों से। जी सुशील जी, बीते कुछ दिनों से नहीं, पिछले 3 दशकों से आप वहां पर यह खूनी खेल देख रहे हैं। और इन 3 दशकों में आजाद भारत के अंदर इन्होंने लाखों हिंदुओं को अपने घरों से, अपनी जमीन से, अपने पूर्वजों के परिवेश से, अपनी संस्कृति से उखाड़ फेंका। और ये काम 90 करोड़ का वह देश 1990 में था, 15 लाख की फौज का देश, 800 सांसदों की संसद वाला एक चुने हुए प्रधानमंत्री के होते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट्स और ये न्याय व्यवस्था होते हुए, पुलिस, पैरामिलिट्री होते हुए, एक जीते जागते प्रेस के होते हुए, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की घोषणा के होते हुए, हमारे देश में यहां तक कि मानवाधिकार आयोग और न जाने कैसे कैसे संस्थानों के होते हुए होने दिया गया, और आज तक इसको लौटा नहीं पाए हैं। ये विवशता देखिए व्यवस्था की जिहाद के सामने। मेरा देखिए, बिल्कुल जो 1990 के बाद से हुआ, जो 1990 में हुआ, वो बिल्कुल बहुत दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा अभी इस समय पॉइंट ये है कि जब से तालिबान का गठन हुआ दोबारा, हमने देखा कि एक नैरेटिव विच इज जो कि कट्टरपंथ का नैरेटिव है, उसको चलाने का प्रयास हुआ, और उस नैरेटिव के तहत बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित, कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। यह मेरा पॉइंट है। सुशील जी। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि तब भी जब हम निकाले गए थे, रूस ताजा उखड़ा था अफगानिस्तान से और वहां मुजाहिदीन आ गए थे। वहां पर ऐसी ही ताकतें तब भी काबिज हुई थी, ताजी। और कश्मीर में ये नारे लगते थे कि रूस पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है, ये नारे लगते थे। तो तब अगर हुआ तो आज आश्चर्य की बात क्यों है? हमने तो इसमें सहयोग किया है। पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हमें जरा अफगानिस्तान में थोड़ी मसरूफियत है, एलओसी के ऊपर हमको एक सीज फायर दे दीजिए ताकि हम यहां से कुछ डिविजन्स हटा करके तालिबान की मदद के लिए चले जाएं। हमने कहा हाँ, शौक से हमने उन्हें सीज फायर लिख करके दे दिया कि हम आपको यहां बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आप इत्मीनान से जाइए, तालिबान की मदद कीजिए। और अब वो करके लौट आए हैं और हम अपनी लाशें गिन रहे हैं सुरनकोट में, जवानों की, बेटों की। बड़ी महत्वपूर्ण हालत हुई है। हम सीखते नहीं हैं इतिहास से। हम सीखते नहीं हैं इतिहास से, और इतिहास से सीखना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कहा जाता कि मीर जाफरों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि मीर जाफर हर युग में हुए हैं। डार साहब, मैं आपका रुख करता हूं। डार साहब, मेरा पहला सवाल यह है, क्या आपको ये कट्टर इस्लामिक एजेंडा लगता है जो कि बांग्लादेश में भी हो रहा है और कश्मीर में भी हिंदुओं को चुन चुन के मार रहा है? क्या ये कट्टर इस्लामिक एजेंडा है जिसमें हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा? डार साहब। इमरान नबी डार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। मैं अभय दुबे का रुख कर लेता हूं और फिर मैं सुधांशु जी आपकी बताऊंगा। अभय दुबे, क्या यह कट्टर इस्लामिक एजेंडा है जो बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रहा है, जो कश्मीर में देखने को मिल रहा है? और दिक्कत की बात यह होती है कि इसी एजेंडे को कवर फायर हमारे देश के नेता ही देने लग जाते हैं, हमारे देश के इंटेलेक्चुअल देने लग जाते हैं, हमारे देश के वोक तथा कथित लोग देने लग जाते हैं। तो बंदूक तो नहीं उठाते, लेकिन अर्बन नक्सल बनकर इस देश को खंडित करने में कोई कमी भी नहीं छोड़ते। क्या यह कट्टर इस्लामिक एजेंडा है? अमीश देवगन जी, आपका जो दृष्टिकोण है उसको मैं साधुवाद करता हूं और मैं पहले से ये बात कहते रहा हूं। देखिए, आज कश्मीर के शोपिया से श्रीनगर तक और बांग्लादेश के नोवाखाली से बेगमगंज तक हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। आपने कहा कि 2 लोगों ने सिर्फ
ट्विटर पर अपनी औपचारिकता निभा ली उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, नहीं अमीश देवगन साहब। एक नेता और है देश के जिन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, ट्वीट तक नहीं किया, वो है प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी। मैंने उस समय भी कहा था, फरवरी 2020 जब हिंदुस्तान की सरकार प्रेम पत्र लिख रही थी और कह रही थी कि तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से शांति के सुअवसर पैदा होंगे। इतना ही नहीं, इंट्रा अफगान निगोशिएशन में हम शामिल हुए, ट्रंप साहब की आरती उतारने में लगे थे। और क्या कहा 6 अगस्त को अफगान की सरकार ने, जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा था, तो उसने साफ कहा, जो आज अमीश देवगन कह रहे हैं, कि पाकिस्तान के साथ 13 आतंकी संगठन तालिबान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं। और हमने इस आशंका को सरकार के सम्मुख भी रखा था कि अब जाकर वो कश्मीर में ये, तो मतलब आप कह रहे हैं जो कट्टर इस्लामिक एजेंडा है ये मोदी सरकार की वजह से है, ये कट्टर इस्लामिक एजेंडा, ये आपको लग रहा है? मेरा सवाल ये है, क्या ये कट्टर इस्लामिक एजेंडे का बड़ा हिस्सा है जो हमें बांग्लादेश से कश्मीर तक देखने को मिल रहा है? मैं सवाल अपना दोबारा आपसे पूछ रहा हूं अबे जी। देखिए, मोदी सरकार को मुखरता से बोलना चाहिए था, मौन क्यों साधे हुए हैं? और ये अकेला वो नहीं है, T-97 NSR राइफल पकड़ाई है वहां, जानते हैं आप? साउथ कश्मीर में सेना ने पकड़ी है। जानता हूं, देखिए और हेक्सोकॉप्टर से ये ड्रॉप। आप खबर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये खबर बन क्यों रही है? मेरी गुजारिश, खबर की बात करें कि ये खबर है, मैं कह रहा हूं ये खबर क्यों बन रही है? इसके पीछे कौन सा एजेंडा है? अगर वहां पर, अगर आपने जिस भी बंदूक का आप नाम ले रहे हैं, T-90, AK-47, AK-57, ये क्यों उठाई जा रही है? मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसके पीछे कट्टर इस्लामिक एजेंडा है? आप जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या कट्टर इस्लामिक एजेंडा आपको नहीं दिखता इसके पीछे, जो बांग्लादेश से कश्मीर तक हो रहा है? इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार का भय है, भयाक्रांत है वो। ये राइफल है चाइना की जो PLA यूज करता है, ये हेक्सोकॉप्टर है चाइना के, जिसने इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान। अमीश सर, मैं सवाल आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या ये कट्टर इस्लामिक एजेंडा है? आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार का भय है चाइना के साथ। ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार को आपको गाली देनी है, वो डरते हैं, वो सब कुछ आप बोलिएगा, लेकिन मैं आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। इसमें नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, हिंदू नरेंद्र मोदी से पहले भी थे, नरेंद्र मोदी के बाद भी रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो कुछ हो रहा है, जो टारगेट किलिंग के नाम पे हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कश्मीर हो, क्या वो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद है? क्या ये कट्टर इस्लामिक एजेंडा है जो पूरे एशिया में दिखाई दे रहा है? जवाब दीजिए इस बात का। और जिसमें टारगेट सबसे बड़ा हिंदुस्तान है, क्योंकि यही देश है एक जो इस समय खड़ा हुआ है। 19 जनवरी 1990 भाजपा की साझा सरकार थी केंद्र में और जगमोहन गवर्नर थे। यही हुआ था हूबहू। नोटिस चस्पा कर दिया कि हिंदू और पंडित घाटी छोड़कर चले जाए, नहीं तो कत्लेआम होगा, और कत्लेआम हुआ जो आज हो रहा है। अमीश देवगन साहब, मोदी सरकार की नीति क्या थी? मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर जो एसपी ने दिया था, उसको नकार दिया, उसको छोड़ मुझे दिया। लगता है कि आपसे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब देना नहीं चाह रहे। सवाल आपको सुनाई दे रहा है मेरा अभय जी? आप कवर फायर दे रहे हैं। मैं कवर फायर नहीं दे रहा। कवर फायर वो नेता देते हैं जो कहते हैं 370 जब हटती है तो कहते हैं कि कत्लेआम हो रहा है कश्मीर के लोगों का। कवर फायर वो नेता देते हैं, कवर फायर वो देते हैं जो 370 हटने के बाद छाती पीट रहे थे और ग्लोबली भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। कवर फायर वो देते हैं जो अपने लोगों को कमजोर करते हैं और बाहरी ताकतों को मजबूत करते हैं। कवर फायर वो देते हैं जिनके डोजियर लेके पाकिस्तान यूएन की असेंबली में चला जाता है। कवर फायर वो देते हैं जो देश को पीछे रख के राजनीति को आगे रखते हैं। कवर फायर वो दे रहे हैं बेटा। I will not mince my words today. आप दे रहे हैं आर्टिकल। I will not mince my words today. कवर फायर कौन देता है? सुधांशु त्रिवेदी। ये बड़ा जरूरी है। आज जब हम बात करते हैं इस देश के अंदर, एक सेकेंड अबे जी, आपने अपनी बात को रखा। अब एक सेकेंड सर रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। क्या ये कट्टर इस्लामिक एजेंडा है जो हमें पैन एशिया दिखाई दे रहा है, जो तालिबान से शुरू होता है? जानता हूं आप बीच में इंटरफेरेंस जो तालिबान से शुरू होता है और बांग्लादेश जाता है। अरे क्या आपको इंटरफेरेंस की लगी हुई है? सुनिए अबे जी बात, जरा दिखाइए इनको इधर। अभी जी सुनिए बात, अरे सुनिए, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए इनका, तो सुनिए एक सेकंड ऑडियो इनका डाउन करिए 40 सेकंड के लिए। आप कह रहे हैं कि कवर फायर कौन दे रहा है, आप जवाब दे नहीं रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कट्टर इस्लामिक एजेंडा है। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप बगले झांक रहे हैं। यू आर नॉट रेडी टू आंसर व्हाट आई एम क्वेश्चनिंग यू।
क्या ये कट्टर इस्लामिक एजेंडा है? मैंने आपको प्रूफ दिखाया इसके। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से तालिबान से कहानी शुरू होकर बांग्लादेश तक जा रही है, बांग्लादेश से शुरू होकर कश्मीर तक आ रही है, लेकिन आप बोलने को तैयार नहीं है। और मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में बोला कि अर्बन नक्सल्स होते हैं, कुछ लोग इस देश का खाके इस देश के खिलाफ काम करते हैं। उन लोगों को पहचानना देशवासियों बड़ा जरूरी है। मैं किसी का नाम नहीं इन पर्टिकुलर ले रहा, लेकिन आपके सामने सब है, कौन कौन क्या क्या करता है। देखिए, इस समस्या को एक खबर के टुकड़े की तरह मैं पढ़ दूं तो उससे काम नहीं चलेगा। आज साफ बात करनी बड़ी जरूरी हो गई है। आज निष्पक्ष बात करना इसमें बड़ा जरूरी हो गया है, बिना लाख लपेट की बात करना बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि इस देश के अंदर कट्टर इस्लामिक सोच को बढ़ाने वाले नेता, कट्टर इस्लामिक सोच को बढ़ाने वाले इंटेलेक्चुअल्स है। सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है, देखिए टारगेटिंग ऑफ हिंदूज बांग्लादेश में हो रहा है, तालिबान बन गया, क्या कहना चाहते हैं? इट इज अ ब्रॉडर टॉपिक, इट इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक। अमीश जी, मैं आपसे इस विषय पे थोड़ा मतभेद रखता हूं। आपने कहा कि यह कट्टर इस्लामिक एजेंडा है, परंतु मतभेद मेरा यह है कि यह बहुत व्यापक एजेंडा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सार्क के, भारत के आसपास की सीमाओं में देखें, सार्क के दो बड़े देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान एलानिया बोल चुके हैं कि काबुल में जो धमाके हुए थे 2016 में, वो कट्टर इस्लामिक पंथियों ने किए थे। ढाका में, याद करिए, मॉल में पकड़कर कुरान शरीफ की आयतें पूछ पूछ कर गोली मारी गई, उसमें 2-3 मुसलमान भी मार दिए गए क्योंकि वो बेचारे सुना नहीं पाए। वैसे हिंदुओं में तो 90% लोगों को पता ही नहीं होता अपने धर्म ग्रंथों के अगर श्लोक पूछ लिए जाए, खैर वो अलग विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं, वो जो घटना हुई, ये दोनों घटनाएं आइसोलेटेड नहीं थी। फिर कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, जब जाकिर मूसा कहता है कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, एलानिया कहता है ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई। कश्मीर के थोड़ा उधर चले जाइए आबे दुबे जी, चाइना के सिकांग प्रोविंस में वही हो रहा है। कल ईद है, जरा दिखा दे चाइना में कितना ईद मनाने देंगे। अब आइए हमारे यहां दक्षिण में आइए, कोलंबो में चर्चों में धमाके होते हैं, वो भी वही इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट करते हैं। अब अगर आप देखिए हमारे दूसरे बॉर्डर पे आ जाइए, बर्मा में संत विराथू, बौद्ध भिक्षु विराथू किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? वहां भी इस्लामिक कट्टरपंथ की लड़ाई है। तो ये भारत के चारों तरफ देखिए तो एक बहुत लार्जर एजेंडा है। समस्या यह है अभय जी कि इस लार्जर एजेंडा से ध्यान भटकाने के लिए कवर फायर तो यह हो जाता है कि मोदी सरकार पर अटैक करते रहो, लार्जर एजेंडा दिखाई ना लगे। तो मेरा तो मानना है कि मोदी सरकार पर आक्रमण करने, राजनीतिक आरोप लगाने की ईर्ष्या में आप लोग इतने बड़े एजेंडा को कवर फायर दे देते हैं। और अभी पिछले ही महीने सुनिए, 9/11 की 20वीं वर्षगांठ हुई, ये तो 2001 से शुरू हो गया था, तब तो मोदी जी सीएम भी नहीं बने थे। और जो जनवरी 1990 की घटना कश्मीर की बताई जाती है, उस समय की जो घटनाएं हुई तब तो मोदी जी पॉलिटिक्स में भी नहीं आए थे। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, ये ग्लोबल एजेंडा चल रहा है हार्डलाइनर का, और उसके बावजूद उसको किसी छोटी सी एक चीज में भारत की अंदरूनी राजनीति के ऊपर करने की बात। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अभी पिछले महीने हम लोगों ने 20वीं वर्षगांठ देखी 9/11 की। मैं चुनौती से कहता हूं अभय जी, कोई अमेरिका का टीवी चैनल और अमेरिका की कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसने 9/11 के मुख्य आरोपी जैसे खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा के पक्ष में बयान दिया हो या टीवी पे आके बहस की हो। मगर यहां संसद पे हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु के पक्ष में बयान, उनके लिए कोर्ट में जाके खड़े होना, याकूब मेनन के लिए रात में कोर्ट को खुलवाना और फिर उनको भटके हुए नौजवान कहना, ये सब कुछ हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं अभय जी, आप लोग जैसे समझदार लोगों के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी यही कवर फायर देती रहती है। ठीक है, अबे दुबे आप अपना जवाब दे दे। मेरे साथ इमरान नबी डार भी है जो मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरे को उनका भी रुख करना है। ठीक है, पहले आबे दुबे आप अपना जवाब दे दे सुधांशु जी। अमीश, देखिए अमीश जी, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी सरकार की इच्छा शक्ति में कहां कमी थी? आपने और मैंने बहुत बहस की, आप कट्टर समर्थक थे इस बात के कि आर्टिकल 35 हटना चाहिए। अभी जवाब दिया है मोदी सरकार ने, 2 साल हो गए। जब उनसे पूछा, ये टीवी पर चिल्लाते हैं कि हमने निवेश नीति के कारण आतंकवाद, उन्होंने कहा सिर्फ 2 लोगों ने जमीन वहां पर ली है जिसे वो देखने भी नहीं गए 2 साल में, 2 छोटे छोटे जमीन के टुकड़े। इनसे पूछिए ये अनीसुल इस्लाम को नौकरी किसने दी? ये जो अलगाववादी नेता है गिलानी, जिनको अभी हटाया पर्यटन विभाग में, मोदी जी ने सारे नियमों को शिथिल करते हुए दी। मुझे बताइए, मोदी जी चीटिंग कर रहे हैं। मैं जवाब ले लूंगा सुधांशु, मैं आपको आगे मौका दूंगा, लेकिन मैं इमरान नबी डार का रुख कर रहा हूं। इमरान नबी डार साहब, मैं आपके पास आता हूं। मेरा बड़ा
मूल सवाल यही है, क्या ये कट्टर इस्लामिक एजेंडे के तहत हो रहा है? क्योंकि कश्मीर में हम हिंदुओं की टारगेट किलिंग देख रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को हम टारगेट होता हुआ देख रहे हैं। डार साहब देखिए, बांग्लादेश पे तो मैं बात नहीं करूंगा, बट कश्मीर की बात करूंगा। आप बोल रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग्स, और आपने इसको एक जो कम्युनल एंगल की तरफ से देख रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, अब्दुल मजीद मट्टू का नाम तो सुना होगा आपने जी, या नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है। दूसरे मोहम्मद शफी डार जी और मोहम्मद शफी लोन और पता नहीं कितने नाम जो मेरे सामने है। मैं यहाँ पर मौतों पे सियासत नहीं करूंगा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं मुझे लगता है कि लोगों के सामने होने चाहिए। डार साहब, क्या आईडी देख के नहीं मारा गया? क्या आईडी देख के नहीं मारा गया? अगर नॉन मुस्लिम थे तो नहीं मारा गया? आप मुझे बताइए ना, अगर ये बात झूठी है तो बताइए, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा? आप सिर्फ एक कम्युनल एंगल से कम्युनल एंगल नहीं, कम्युनल तरीके से मारा गया है सर। आप मेरे कम्युनल एंगल की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कम्युनल तरीके से मारा गया है, धर्म देख के मारा गया है। इनको भी टारगेटेड किलिंग किया गया, धर्म देख के मारा गया है। सगीर अहमद भी है, अगर सिख है तो मारेंगे, हिंदू है तो मारेंगे, नॉन मुस्लिम को नहीं छोड़ेंगे। आपने मुस्लिम का नाम क्यों नहीं लिया? नॉन मुस्लिम को नहीं छोड़ेंगे, नहीं, नॉन मुस्लिम को नहीं छोड़ेंगे। When Muslims were also targeted in this targeted killings, why आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एक ही पर्टिकुलर रिलीजन पे अटैक किया जा रहा है? मेरा उसी से ही मैंने आपको ये बोला कि मुझे इससे आपको करेक्ट करने की बहुत जरूरत है। आप अपने वक्तव्य को रखिए, आपको वक्तव्य रखने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर अनफॉर्चुनेट जो है, मैं वही बोल रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम इन किलिंग्स को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इन किलिंग्स को कम्युनलाइज कर रहे हैं, जबकि आपको भी पता है अमीर जी, और मुझे भी पता है, एक सेकेंड, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पिछले 30 सालों में कितने लोग मरे यहाँ पर, और उसमें मेजॉरिटी किन लोगों की। मैं तालिबान के आने के बाद की बात कर रहा हूं। तालिबान के आने के बाद कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, नहीं हो रही? मैं ये जो आईडी का एक सवाल का जवाब दीजिए ना। चलिए, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आईडी कार्ड देख के मारा गया ना कि नहीं मारा गया? नॉन मुस्लिम को मारा गया कि नहीं मारा गया? टारगेटेड किलिंग हुई है इन लोगों की पिछले फोर्टनाइट में ही, along with others who were killed. सुशील पंडित कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड, सुशील पंडित जी, सुशील पंडित। नहीं, सुशील पंडित क्या बोलेगा? क्यों? उसका बोलने का हक नहीं है? सुशील पंडित का वहां रहने का भी हक नहीं है, उसका वहां बोलने का भी हक नहीं है, उसको कोई हक ही नहीं है जी। सुशील पंडित को क्यों ला रहे हैं आप बीच में? उसका क्या इसमें ये रोल बनता है? मैं आपको बोल रहा हूं, आज आपके, हाँ, उसको बोलना भी नहीं चाहिए, भाई हिंदुओं को बोलना भी नहीं चाहिए, मरते रहे बस, कटते रहे बस, बोले भी ना। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? ये कौन है कश्मीरी पंडित की रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है वहां पर? ये रहता है जगती में। आप हैं, आप हैं कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव। फिक्र है तो ये आया यहाँ पे बिंद्रू साहब के यहाँ कंडोलेंस करने आया। ये कोई बीजेपी का लीडर आया? हाँ, जरूर। आप वहां बैठ के लेक्चरबाजी अब हमारी जरूरत अब एक दूसरे के कंडोलेंस करने की रह गई है। आप मारते जाएं और हम कंडोलेंस करने आते जाएं, और अपने जो है अपने पॉकेट्स भरते हैं, और यहाँ पे हमको लेक्चर करेंगे who have been victims, और आप हमको बोलेंगे। अरे कमाल की बात है, आप विक्टिम है तो सुशील पंडित क्या है फिर? He is representing himself. Let him speak, but you are not allowing him to speak. कश्मीरी, उनको बोलने का भी हक नहीं है। आप अगर उनको बोलने का भी हक नहीं है डार साहब, तो आप उन लोगों को बुलाइए जो जब नहीं, मैं डार साहब, मैं तो आपको भी बुला रहा हूँ, मैं तो आपको भी बुला रहा हूँ, आप भी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सुशील को बोलने का हक नहीं है। सुशील, ओके, लेट सुशील रिस्पॉन्ड नाउ, लेट सुशील पंडित रिस्पॉन्ड। पंडित को लाया, मुझे सुशील जी बोलिए। पंडित को आप इसको बाद में लाइए ना, मुझे पहले बात खत्म करने दीजिए। वो भी अपनी बात तो रखेंगे। सुशील बोलिए आप। सत्यपाल, एक सेकंड, सुशील बोलिए जी। इनका बोलना जरा बंद हो। हाँ, गवर्नर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आज एक बयान जो मुद्दा ये बता रहे हैं वो ये है कि कश्मीर में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, नरसंहार हुए हैं, ये सब सेक्युलर हैं। इनमें कम्युनलाइजेशन मत कीजिए। ये सब सेक्युलर हत्याएं हैं, ये सब सेक्युलर नरसंहार है, ये बराबरी के दर्जे पर हो रहा है। यहां कोई हिंदू मुसलमान शिनाख्त करके नहीं हो रहा है। तो ये सुपिंदर कौर का आईडी कार्ड देखा गया था, वो ये तय करने के लिए देखा गया था कि ये प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं या चपरासी हैं, ये तय करने के लिए नहीं देखा गया था कि ये मुसलमान है कि नहीं है।
ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं कि मुसलमान भी मारे जाते हैं, ये जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि उन मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा जाता है, उनको मुसलमान होने के बावजूद इसलिए मारा जाता है क्योंकि उन पर यह शक होता है कि ये जिहाद के हामी नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के वफादार नागरिक हैं, या ये पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र में काम करते हैं, इसलिए मुसलमान को मारा जाता है। शुजात बुखारी को मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा गया, बाबर कादरी को मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा गया, और इमरान नबी डार अभी भी इसलिए जिंदा है क्योंकि इसकी जान की कीमत को गोलियों से कम रखा गया है। जिस दिन इसकी जान की कीमत गोलियों के बराबर या ज्यादा हो जाएगी, उस दिन यह भी नजर नहीं आएगा शुजात बुखारी और बाबर कादरी की तरह। तो इस वक्त जिहाद फर्क नहीं करता है, वो सिर्फ ये देखता है कि कौन मुसलमान अच्छा मुसलमान है, सही मुसलमान है। अफगानिस्तान में जो मारे जा रहे हैं मुसलमान है। ठीक है, तस्लीम रमानी को जवाब देना चाह रहे हैं। तस्लीम रमानी में जो मारे जा रहे हैं, ठीक है, तस्लीम रमानी जवाब। ये देखिए, आपने जब अफगानिस्तान पे आप डिबेट्स करते थे तो आपको याद होगा कि मैंने हमेशा कहा कि मैं अफगानिस्तान के हालात जब देखता हूं तो लरज उठता हूं कि मुस्तकबिल क्या होने वाला है। और मैंने कहा था कि एशिया डिसइंटीग्रेट होने वाला है और खुद हमारे देश में डिसइंटीग्रेशन का खतरा बढ़ गया है। इसलिए मैंने कभी एंडोर्स नहीं किया, मेरे मुंह में माइक ठूसते रहे कि कंडेम करो। कंडेम करना एक रिवायती चीज है, लेकिन हम ये देख रहे थे कि क्या होगा और वो दिखाई देने लगा है। आप इसको मजहब के चश्मे से अगर कोई पॉलिसी बनाएंगे तो मैं इसीलिए कहता हूं हमारे भारत की सरकार की कश्मीर पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों के फेल्योर रोजाना सामने आ रहे हैं। और वो इसीलिए है कि आप इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना चाहते हैं। और अगर कौन सी पॉलिसी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बनी है? 370 से मुसलमानों और हिंदुओं का क्या लेना देना? कहेंगे तो अच्छे है, लेकिन कम से कम आप ये मान तो रहे हैं कि अच्छे मुसलमान भी मौजूद है कहीं और वो भी बन रहे हैं, चाहे शुजात बुखारी हो, चाहे शफीक हो, चाहे डार हो। तो ये मुसलमानों और हिंदुओं की दोनों की किलिंग हुई है। मजहब नहीं, एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, एक पॉलिटिकल डेमोग्राफिक डिस्प्यूट है। और उस डिस्प्यूट को हमें जिस तरीके से हैंडल और टैकल करना चाहिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी की खातिर और अपनी नेशनल इंटीग्रेशन की खातिर, देश की अखंडता। मैं ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। सुशील पंडित और सुधांशु आपका मैं जवाब लूंगा। सलमान निजामी आपके पास भी आऊंगा ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मैं सीधा रुक कर सकता हूं, मेरे साथ कई मेहमान इस समय बने हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं तस्लीम रमानी, क्योंकि आपसे मेरी बात हो रही थी और ब्रेक मुझे लेना पड़ा। फिर मैं सलमान निजामी आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। क्या आपको यह कट्टर इस्लामिक सोच नहीं लगती जिसके तहत हम ही हमें, बाकी कोई कुछ नहीं है, जो तालिबान से शुरू होती है और फिर बांग्लादेश जा रही है, और वही विचारधारा हमें दिख रही है कश्मीर में? ये देखिए, इसको आप इस्लाम से जोड़ेंगे तो एक जो हमारा लोकल रीजनल एक डिस्प्यूट बढ़ रहा है और कुछ जो फोर्सेस यहां साउथ चाइना सी की जंग लड़ रही हैं, आप उसको नजरअंदाज करके इस देश में के अनहित में काम करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, धर्म के चश्मे से हम फॉरेन पर धर्म के नाम पे तो हो रहा है ना। आप कह रहे धर्म का चश्मा ना देखिए, जिनके आईडी देखे गए उनका तो धर्म ही देखा गया ना। बांग्लादेश में धर्म देख के ही मारा गया ना हिंदुओं को। जिस शख्स ने बांग्लादेश में कुरान शरीफ की बेहुरमती की, उसका नाम हिंदू हो सकता है, लेकिन वो किसी एजेंसी का एजेंट है जो ये जानता है कि उसके हरकत करने से हिंदू मुस्लिम फिसाद बढ़ेंगे। यही हाल हो रहा है कश्मीर में, यही हाल हो रहा है बाकी देश के अंदर। इसलिए आप इलेक्शन हार जाइए मगर देश को मत हराइए। अरे इलेक्शन हारने की बात ही नहीं है, देश को हारने की बात ही नहीं है। या तो मानवता हार रही है या तो इंसानियत हार रही है। इलेक्शन भी जीत से हारने की बात है। अच्छा, मैं सुशील आपको मौका दूंगा। सलमान निजामी देश को मत हारने दीजिए। सलमान निजामी, मेरा एक ही सवाल है, मैं बार बार आज एक ही सवाल पूछ रहा हूं। क्या ये कट्टर इस्लामिक सोच है? क्या ये कट्टर इस्लामिक एजेंडा है जो पूरे एशिया में उथल पुथल पैदा कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश भी आता है और कश्मीर भी हो रहा है? देखिए अमीश जी, मैं सबको सुना मैंने, और मुझे लगता है कि सबको शायद इस बात की इल्म नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2 साल में मिलिटेंसी का ग्राफ कितना बड़ा है। जब टेररिज्म 78 मिलिटेंट थे वहां। टेररिस्ट बोलिए। 78
टेररिस्ट बोलिए, हम टेररिस्ट बोले, आतंकवादी बोले, जो नाम देना चाहते हैं आप बोल दीजिए, लेकिन हकीकत पे बात करिए। आप कहते हैं सेलेक्टिव रिलीजियस किलिंग्स हैं, उसमें अगर सेलेक्टिव होता तो उसका नाम सगीर अहमद नहीं होता। अच्छा, मेरा तो मानना है कि एक भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन आपको जब वहां पर आईडी देख के मारा जाता है तब तकलीफ नहीं होती। अमीश देवगन कह रहा है कि सिलेक्टिव किलिंग हो रही है तब तकलीफ हो रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को देख के मारा जा रहा है, उसकी आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए जी। मार दो लेकिन नाम मत लो, कट भी जाए लेकिन आंसू नहीं निकलने चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि खून भी निकल जाए लेकिन आंसू नहीं निकलने चाहिए। गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा हूं। नहीं, कब तक गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है कि 70% नहीं, किस डेटा की आप बात करें? मैं आपको डेटा बताता हूं जी। डेटा सुनना तो सुनिए आप, डेटा सुनिए आप मिस्टर, एक सेकंड सर, आप डेटा सुनिए। जिसमें आप फेल हो चुके हैं। देखिए कौन फेल हुआ है, कौन फेल नहीं हुआ। मैं इंसानियत फेल हो रही है यहाँ पर। सुधांशु त्रिवेदी सुधार नहीं पाए। हमारे टाइम पे मिलिटेंट सिर्फ 78 एक्टिव थे, आज उसका डबल रेशियो है। सुधांशु त्रिवेदी करिए, क्या कर रही है इंटेलिजेंस कश्मीर में बैठ के? आप कबूतर पकड़ते हैं पाकिस्तान से, उसको बड़ी खबर बनाते हैं। क्या आपको ये लोग नहीं दिख रहे? जवाब देखिए, मैं एक तो फैक्ट बताना चाहता हूं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है कि जब से धारा 370 हटी है उसके बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में 87% की कमी आई है, और जो आतंकवादी हमले थे वो उससे पहले के 13 महीने में 443 हुए, उसके बाद के 13 महीने में 206, यानी इस साल के शुरू तक का डाटा था। वो एक फैक्ट है। मगर एक फैक्ट और बता देना चाहता हूं, कश्मीर को भारत में बहुत बड़ा सेक्युलरिज्म का प्रतीक बनाकर कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने स्थापित करने का प्रयास किया। पर मैं एक बात आपको बताता हूं अमीश जी, लगातार ना बोले, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सबको बात साफ सुनाई पड़ती है, बोलिए। एक दूसरे पे बोलने की जरूरत नहीं। आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। देखिए, कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत का कोई भी संविधान संशोधन अपने आप कश्मीर पे लागू नहीं होता था जब तक कि वहां की असेंबली अडॉप्ट न करे। और 1976 में जब आपातकाल लगाकर इन्होंने सेकुलर शब्द संविधान के प्रीएम्बल में डाला था तो जम्मू कश्मीर ने उसे अडॉप्ट नहीं किया था। जम्मू कश्मीर सेकुलर बना 5 अगस्त 2019 को। मगर तब भी जो प्रदेश सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का प्रतीक था। दूसरी समस्या, घाटी में 90% जिनकी पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी थे, और 2% वाले जो सुशील पंडित जी की कम्युनिटी वाले वो मेजॉरिटी थे। यानी कि माइनॉरिटी की सुविधाएं उनको मिलती थी जो 90% वाले थे। और दूसरी बात, जो अभी डार कह रहे थे या जो सलमान निजामी साहब कह रहे हैं, इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। यह बात सही है कि मुसलमान भी तो मारे गए हैं। जो नाम लिए गए उसके अलावा इंस्पेक्टर अयूब पंडित, लेफ्टिनेंट फैयाज, भारतीय सेना का जवान औरंगजेब, पर कितने गए सेक्युलरिज्म के सूरमा उनके यहां। और ये कट्टरपंथी सोच जो तस्लीम रहमानी साहब ने कहा, इस्लामी कट्टरपंथी सोच की समस्या जानते हैं क्या है? इनको सिर्फ मारना है, कोई भी मिल जाए। अरे भाई, बगल में पाकिस्तान तो दामने रहमत की सरजमी है, वहां पे क्यों मारे जा रहे हैं? उसके बगल में अफगानिस्तान में तो परचल में हिलाल के झंडे तले हैं, वहां भी मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। और चले जाइए इराक और सीरिया में तो निजाम मुस्तफा है, तो वहीं कहीं सल्तनत खुदादात है यमन में, वहां क्यों मारे जा रहे हैं? कहीं भी रहे भैया, जिस विचारधारा का उद्देश्य सिर्फ मारना, मरना और लड़ना है, उसके बारे में विचार करते समय जब हमारे विरोधियों को सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं तो मैं कहता हूं इसमें कहीं मोदी जी नहीं है, आपकी आंखों का मोतिया बिंदु है, जो किसी अजगर के आगोश में बैठकर उसकी गर्माहट का आनंद ले रहा। उन्हें पता ही नहीं कभी अजगर उनको डस जाएगा, और जब ये डसेगा तो चाहे अभय दुबे जी हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे तस्लीम रहमानी हो, सलमान निजामी हो, सबको निपटाया है भाई। मगर अफसोस कि यहां लोकल पॉलिटिक्स, जो अभी सलमान, लोकलाइज चीजों के चक्कर में अपना इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करने के चक्कर में इतने बड़ी खौफनाक सूरत हाल के ऊपर जो पर्दा डालने का प्रयास है, ये सिर्फ आलोचना नहीं, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, तस्लीम रहमानी। देखिए, मैंने इसीलिए कहा था आप धर्म का चश्मा मत लगाइए। आलोचना तो मोदी जी की ही होगी, आप इसे चाहे मोतियाबिंद का, इसलिए कि मोदी जी ने धर्म का चश्मा लगाया है, इसलिए कि सरकार ने धर्म का चश्मा लगाया है, और इसलिए अब जब बार बार कहते हैं कि देश खतरे में आ रहा है और देश को मसला हो रहा है, तो आप देश की चिंता नहीं करते।
आपको अपना हिंदुत्व का पोलराइजेशन करके इलेक्शन जीतना है। यह है वो लोकलाइज चीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मगर आप नाम लेने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए कि आप पार्टी के अंदर है। इसलिए मैंने कहा चुनाव हार जाइए, देश को मत हारने दीजिए। बार बार कह रहे हैं जब से अफगानिस्तान में हो तब से चिन्हित कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के वाकयात बढ़े। मोदी जी के आने के बाद पिछले 7 साल में एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए आपको कि कितने वाकयात में इजाफा हुआ। 87% वाकयात में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इजाफा हुआ, इन्फिल्ट्रेशन में इजाफा हुआ। आपने बार बार कहा पुलवामा हो गया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया, आपने डिमोनेटाइजेशन कर लिया, आप कहते रहे कश्मीर से टेररिज्म खत्म हो गया। क्या हो रहा है कि क्या नहीं हुआ? रोजाना सिविलियंस की भी हत्याएं और हमारे जवानों की कितनी हुई? जो आप कह रहे कि रोजाना हम जाके सिर्फ निंदा करते रहे, जो कॉन्डोलेंस करते रहे और मोदी जी की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आएगा और मोतियाबिंद के शिकार भी हम हो गए। तो आप कहीं ना कहीं आपको किसी टेबल पे बैठ के ये साउथ चाइना सी की जंग है, इसे अरे साउथ चाइना सी पे मत जाइए अभी, साउथ चाइना सी पे मत जाइए। ये जंग कट्टरपंथ बनाम इंसानियत की है। ये साउथ एशिया, ये साउथ चाइना सी की जंग नहीं है, ये कट्टरपंथ बनाम इंसानियत की जंग है। और जिसमें मुझे यकीन है इंसानियत ही जीतेगी, मुझे यकीन है इंसानियत ही जीतेगी। चाहे लाख लोग प्रयास कर ले, चाहे लाख लोग प्रयास कर ले, कोई अजगर बन जाए या कोई नेवला बन जाए, लेकिन जीतेगी इंसानियत अंत के अंदर, जीतेगी इंसानियत अंत के अंदर। कोई अजगर बन जाए, कोई नेवला बन जाए, कोई कुछ बन जाए। अबे इंसानियत को जीतना है। अबे दुबे, ठीक है रमानी साहब, यू मेड योर पॉइंट, रमानी साहब यू मेड योर पॉइंट। अबे दुबे, आप नरेंद्र मोदी को कोसने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये कट्टरपंथ बनाम इंसानियत की लड़ाई है। और इस कट्टरपंथ में जब कोई कार्रवाई होती है, कभी कोई धर्मांतरण करता है, कभी कोई अर्बन नक्सल पकड़ा जाता है, तो आपकी पार्टी उन्हें बचाने आ जाती है। क्यों? अमीश देवगन आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कहती है, आप जानते हैं, आप गिन सकते हैं उन नेताओं का नाम, वो कहते हैं चुनाव आ रहा है तो पकड़े जा रहे हैं। 8 महीने बाद चुनाव है, आतंकवादी पकड़ा गया तो चुनाव आ रहे तो पकड़े जा रहे हैं। यह कवर फायर होता है। अबे दुबे, इस कवर फायर को देना बंद करिए, आने वाले नस्लें माफ नहीं करेंगी किसी को। जवाब दीजिए। अमीश देवगन जी, देखिए, दो बहुत गंभीर पक्ष हैं इस पूरी चर्चा के। एक राजनीतिक है जिसका पक्ष में रखता हूं, भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़े आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे बताइए 1947 से 1950 अप्रैल तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे। क्या यह सच नहीं है कि धारा 370 उनकी हस्ताक्षर के कारण आया? क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने लियाकत अली पैक्ट के कारण इस्तीफा दिया था, धारा 370 के कारण नहीं दिया? क्या यह सच नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मुख और आपके शिखर पुरुष अडवाणी जी के सम्मुख 2 विधान और 2 संविधान के सम्मुख आपने शपथ ली? और जब महबूबा मुफ्ती जी के पिताजी ने कहा कि आतंकवादी और पाकिस्तानियों को धन्यवाद देना चाहिए, तब मौन सहमति देश के प्रधानमंत्री जी ने दी। आज बहस इस बात पर है ही नहीं, इतिहास से हम प्रतिशोध नहीं ले। अमीश देवगन जी ने आज बहुत मुखरता से बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। वो मुद्दा यह है कि एक नया अलाइनमेंट है, ये अलग तरीके का आतंकवाद है अभी जो कश्मीर में दिखाई दे रहा है, वो अलग तरीके का। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। तालिबान की और पाकिस्तान, जब कोई पकड़ा जाता है तो कवर फायर क्यों दिया जाता है? इंसानियत के साथ क्यों नहीं खड़ा होया जाता? आप 10 जी, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, फिर सुशील पंडित बोलेंगे। जी, मुझे 10 और 15 सेकंड के बाद ही आप रोक देते। मेरे आग्रह बिल्कुल नहीं, आपने 1 मिनट बोला, 1 मिनट से ज्यादा बोला आपने। अब अभी और 30 सेकंड लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो मैंने मूल सवाल मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। देखिए, ये गंभीरता की अगर बात नहीं हुई तो ये बात आगे किसी डिबेट में नहीं हो पाएगी। आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। हुआ क्या है, मैंने इसलिए जिक्र किया चाइनीज वेपन का, चाइनीज कॉप्टर्स का, कि एक नया अलाइनमेंट है। तालिबान के जो आतंकी संगठन है, पाकिस्तान और चीन, ये सब मिलकर इस नए तरीके के आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। इसको पूरे देश को, सारे राजनीतिक दल को गंभीरता से समझना चाहिए। चीन एक तरफ लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर और डेप्सोंग खाली करने को तैयार नहीं है, उधर उसने भूटान के साथ नया समझौता कर लिया है जो खतरे की घंटी है। और ये जो आतंकवाद है, ये इन तीनों जगह से पनप रहा है, जिसको हमको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मौन साधने से काम नहीं पड़ेगा, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आपने अपने विषय को रख लिया। सुशील पंडित, तो मैंने ब्रॉडर टॉपिक को उठाया। जब यहां पर कोई धर्मांतरण वाला पकड़ा जाता है तो कवर फायर होता है, आतंकवादी पकड़ा जाता है तो बोला जाता है कि देखिए देश के अंदर चुनाव है।
कवर फायर वो होता है जो इस देश की खाकर भी बाहर वालों की गाते हैं। कवर फायर वो होता है। और अब बंगाल में जब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर में जब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो ये लोग कहते हैं देखिए क्या हो रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि इन्होंने क्या क्या किया है। नहीं, और अमीश जी, मुझे दुख इस बात का है, अभय जी जब बोलते हैं तो लगता है कि पढ़ लिख के आए हैं, थोड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी तरह ढक देते हैं, लीप देते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना भी झूठ ना बोलें, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिवंगत हैं, इस देश के बड़े कर्मठ पुत्र रहे, उनकी वजह से पश्चिम बंगाल है, उनकी वजह से ईस्ट पंजाब यहां रहा। आप कह रहे हैं कि वो 370 के हामी थे और इस मुद्दे पर बाहर नहीं गए। ये इस बात को ढक देते हैं कि जब संविधान सभा में हमने संविधान बनाया तो एक सबसे बड़ी शर्त यह थी कि यह सर्वसम्मति से बनेगा, उसमें कोई विरोध नहीं करेगा, और सर्वसम्मति से संविधान बना। नेहरू जी की जिद के आगे पूरी संविधान सभा झुकी, यहां तक के भीमराव अंबेडकर उस सत्र में नहीं आए क्योंकि उनका विरोध था, वो अपनी सहमति वहां उपस्थित होकर के नहीं दर्ज कराना चाहते थे। इस तरह 370 पास हुआ, और जो पास हुआ वो केवल एक टेम्पररी प्रावधान था, अस्थाई प्रावधान था, और उसमें वो विषदंत नहीं लगे थे जो 35A की वजह से आए, जो दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से आए, जो संविधान सभा कश्मीर की चुनी गई उसमें पूरे घोटाले के कारण आए। 75 के 75 छीन लिए गए शेख अब्दुल्ला द्वारा, और नेहरू ने उस पर आंखें मीच ली। ये सब विकार, ये सब बेईमानी जो 50 के पहले दशक में आधे पूर्वार्ध में हुई, उसने 370 को जहरीला बनाया और 70 साल तक घसीटा। आज की बात कर ली। सलमान कुछ कह रहे हैं। सलमान निजामी बोलिए। हम 10 नवंबर को अफगानिस्तान। सलमान निजामी बोलिए। अमीश जी देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं सिर्फ ये बात बोलता हूं, मैं जम्मू कश्मीर से खुद ताल्लुक रखता हूं। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन आप समझिए, इसको आप हिंदू और मुसलमान के बीच में वो कोई डिवाइड करने की कोशिश मत करिए। गांधी जी ने कहा था कि मुझे सेकुलरिज्म की किरण जो है कश्मीर से नजर आती है, जब जम्मू कश्मीर में जो है पार्टीशन आपको सेकुलरिज्म की किरण कश्मीर में नजर आ रही है, जहां हिंदू कोई बचा ही नहीं है। दूसरी बात, लेट मी कंप्लीट। बहुत शुक्रिया। इस देश के अंदर सेकुलरिज्म नाम की एक जो चिड़िया थी, वो 1976 में जब सब लोग जेल में बंद थे, पूरी ऑपोजिशन जेल में बंद थी, उसको डाला गया। और वही सबसे बड़ी जड़ है इस देश में कम्युनिज्म की, क्योंकि उस सेकुलरिज्म के नाम पर कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, उसी सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और सब लोग उस पर कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर तालिबान का आना हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिखों के लिए भी, इंसानियत के लिए भी। नमस्कार।